सभी को नमस्कार। संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 के संस्कृत भाषा के वार्षिक प्रश्न पत्र के समाधान के विषय में। मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को भी आप इस वीडियो को लाइक करने के लिए जरूर कहिएगा और शेयर भी करिएगा। यदि आप अभी नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संस्कृत भाषा से जुड़े हुए विभिन्न अंशों से नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो आइए, इस वीडियो को लाइक करने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने समाधान में, चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे वार्षिक परीक्षा के आदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए। आज हम इस प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ और हाँ, प्रश्न पत्र के चारों भागों का संपूर्ण विश्लेषण हम यहाँ करने वाले हैं, बहुत ही सरलतम विधि से। इस प्रकार की वीडियो के अन्य और भी यदि आपको अन्य भाग देखने हैं या और भी बहुत सारी सामग्री देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.vidyaviz.com पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। वहां पर आपको पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, बहुत सारी क्विज, बहुत सारे खेल में संस्कृत भाषा में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप इस पर जरूर जाइएगा और अपने लिए जो भी आपके काम का वहां पर एक विशेष हो भाग, आप उसका लाभ उठाइएगा। और हाँ, एक ही क्लिक पर आपको वहां सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये है एक ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ठीक है बेटा जी, आप इस हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, वहां भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में, अपनी इस चर्चा में। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 के अभ्यास प्रश्न पत्र के लिए, जो 2024-25 के इस सत्र के लिए बनाया गया है। उस आदर्श प्रश्न पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे संस्कृत भाषा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जी आप देखेंगे कि जो पूर्णांक हैं वो 60 अंक हैं आपके लिए। इस प्रश्न पत्र में 60 अंकों के प्रश्न रहने वाले हैं। समयावधि वही लगभग आपकी जो है 2.5 घंटे की है ना, 2 घंटा 30 मिनट की है। हम प्रश्न पत्र में जो दिए गए हैं सामान्य निर्देश, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लिखा गया बेटा सभी प्रश्न जो हैं आपके अनिवार्य हैं। कहने का मतलब है कि आपको सारे प्रश्न करने हैं, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। निर्देश जरूर दिए गए होंगे प्रत्येक प्रश्न में कि आपको यहाँ 3 प्रश्न करने हैं, 4 दिए गए हैं 3 करने हैं, 5 दिए गए हैं 4 करने हैं, है ना, 3 दिए गए हैं 2 करने हैं, या 2 दिया गया है 1 करना है। लेकिन आपको सभी प्रश्न करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, उसका ये अभिप्राय नहीं है कि आपको सारे प्रश्न करने हैं। उनका मतलब ये है कि जो प्रश्न में निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको सभी प्रश्न करने हैं। लेकिन सारे प्रश्न करने हैं वो केवल मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ, एक आपको सुझाव दे रहा हूँ। क्योंकि आप यदि सारे प्रश्न करते हैं तो यदि किसी उत्तर के लिखने में आपको यदि आपसे यदि त्रुटि हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस आप नुकसान से बच सकते हैं। तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि प्रश्नों के उत्तर केवल आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं, दूसरी किसी भी भाषा का आप प्रयोग नहीं करेंगे। अपनी मातृभाषा का या हिंदी भाषा का आप उसमें प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि उत्तरों को जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो आपको क्रमानुसार लिखना है। क्रम का मतलब हो गया कि आपको जो है, यदि पहले आप ये कहें कि खंड क के सभी प्रश्नों को लिख रहे हैं तो आपको खंड क के सभी प्रश्नों का उत्तर उस स्थान पर देना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे खंड के प्रश्नों का उत्तर आपको देना चाहिए। ठीक है, लिखते समय आपको जो है स्वच्छता और स्पष्टता का ध्यान रखना है। आपका लेखन कार्य, आपका हस्तांकन बड़ा ही सुंदर होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या आपको जरूर लिखनी है। आप जिस प्रश्न का हल कर रहे हैं, जिस प्रश्न का समाधान आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं बेटा जी, आप उसका जो है प्रश्न संख्या जरूर लिखेंगे, जिससे कि परीक्षक को सरलता होती है उसे देखने में। आप ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं बेटा। जैसा कि हम सभी पूर्व में जो चर्चा की उन प्रश्न पत्रों में हम चर्चा करते हैं कि खंड क जो है वो 8 अंकों का रहने वाला है। उसमें आपका अपठित अवबोधन, अर्थात जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है उस प्रकार का कोई गद्यांश होगा और आपको उस गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ख जो है बेटा जी वो 12 अंकों का रहने वाला है और वहाँ आपको रचनात्मक लेखन करना है, अर्थात आपको जो है शब्दों को या पदों को मिलाते हुए वाक्य रचना करनी है। इस प्रकार की जो रचनात्मक कार्य क्षमता के संवर्धन के लिए जो उद्देश्य है वो खंड ख का है। तीसरा है बेटा खंड ग, जो 18 अंकों का रहने वाला है और वहाँ आपको व्याकरण आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। खंड घ में 22 अंकों के जो है प्रश्न रहने वाले हैं और वहाँ आप ही की पाठ्यपुस्तक के विभिन्न पाठों से अनेक जो है अंशों को वहाँ पर लिया जाएगा और वहाँ आपको उनके अनुसार उत्तर
देना है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस समाधान को, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा खंड क के अपठित अवबोधन का, जो 8 अंकों का है। ये सामने आपके एक लिखा भी हुआ है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटा जी। लिखा है कि अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, है ना। आरंभ करते हैं बेटा जी। तरवः अस्माकं जीवनं सुखमयं कुर्वन्ति, परन्तु अधुना वृक्षाणां संख्या दिन प्रतिदिनम् अत्यल्पा जायते। एषा स्थितिः चिन्तनीया अस्ति। पर्यावरणस्य रक्षणाय हरितवृक्षाणां महती आवश्यकता वर्तते। मानववृक्षयोः अन्योन्य आश्रयः सम्बन्धः अस्ति। वृक्षाणां जीवनमेव अस्माकं जीवनं। मानवसभ्यतायाः रक्षणार्थं वृक्षाणां रक्षा अस्माभिः करणीया। अतएव उच्यते वृक्षो रक्षति रक्षितः। ठीक है, चलिए हमने पढ़ लिया है इसको। पढ़ने के बाद बेटा जी अब क्या करना है, नीचे आपको देखना है यहाँ पे, है ना। पढ़ने के बाद अब आप देखेंगे कि आपको जो है कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ जो लिखा हुआ है वो है एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको उत्तर देना है और केवल प्रश्न 3। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन चारों में से केवल 3 प्रश्न करने हैं आपको, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है। लेकिन आपसे मेरा आग्रह रहेगा आप चारों प्रश्न करिए। यदि आपसे मान लीजिए एक प्रश्न का उत्तर कहीं त्रुटिपूर्ण हो जाता है या आप गलती से कुछ और लिख देते हैं, तो कम से कम संभावना है कि जो अग्रिम प्रश्न होगा आपका परीक्षक सही उत्तर का चयन करते हुए आपको 3 में से 3 नंबर दे देगा। तो आपको चारों प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं के अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। ठीक है, के अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। अब इस प्रश्न का उत्तर हमें इस गद्यांश में से देना है। तो सबसे पहली बात आप जो ध्यान से आपको सुननी है ना बेटा, वो ये है कि इस प्रश्न में जो भी शब्द आपको दिख रहे हैं वही शब्द आपको इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में ढूंढना है। जिस पंक्ति में वो हैं उसको सबसे पहले ढूंढना है। तो सबसे पहले शब्द देख लो बेटा क्या है, कौन कौन से पद लिखे हुए हैं। अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, ये मिल गया। अब क्या है के जो है इसमें नहीं है, तो यहाँ जो है वो इसका उत्तर है। कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न में जो शब्द हैं उन शब्दों को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि वो मिल रहे हैं। अस्माकम, अस्माकम छोड़ दीजिए, जीवनम इसको भी छोड़ दीजिए, सुखमयम, सुखमयम इसको भी छोड़ दीजिए, कुर्वन्ति, कुर्वन्ति इसको भी छोड़ दीजिए। अब बचा क्या है बेटा, तरवः। ठीक है, तो तरवः इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, उत्तर क्या हो जाएगा, तरवः। ठीक है जी, चलिए अब अग्रिम देख लीजिए, दूसरा देख लेते हैं बेटा जी हम, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, दूसरा प्रश्न जो है वो है यहाँ पे अधुना केषां संख्या प्रतिदिनम न्यूना जायते। ठीक है, अब यही वाले पद जो है हमें सारे यहाँ ढूंढने, है ना। देखिए अधुना केषां संख्या प्रतिदिनम न्यूना जायते, तो देखो लिखा हुआ है अधुना वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अत्यल्पा जायते, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है बेटा, वही कार्य जो हमने पहले किया था। क्या करना है, अधुना, अधुना केषाम नहीं है यहाँ पे छोड़ दीजिए, संख्या, संख्या, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, न्यूना यहाँ पे अत्यल्पा लिखा है, बात वही है लेकिन फिर भी चलो नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, जायते, जायते। तो क्या है बेटा, यहाँ देखो आपका जो है वृक्षाणाम अत्यल्पा। वैसे उत्तर तो एक पद में ही देना है तो वृक्षाणाम होना चाहिए, लेकिन अब ये बच गया है तो इसको भी साथ लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं। वृक्षाणाम अत्यल्पा जायते, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अग्रिम देखिए तीसरा प्रश्न, कह रक्षति रक्षिता, है ना। तो यहाँ देखो लिखा हुआ ये रहा रक्षति, वृक्षो रक्षति रक्षिता, ये इसका उत्तर हो गया। तो रक्षति को रक्षति से काट देंगे, उसके बाद में रक्षिता को रक्षति से काट देंगे और बच क्या गया, वृक्षो, तो वृक्षो इसका उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत ही सरलता से आप इनका उत्तर दे सकते हैं, कतई आपको कठिनाई नहीं आएगी यदि आप इस प्रकार से उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बेटा दूसरा देख लेते हैं, है ना। अग्रिम प्रश्न चौथा क्या कह रहा है, वो कह रहा है पर्यावरण रक्षणाय केषां महती आवश्यकता वर्तते।
ठीक है, तो देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, है ना, इस वाली पंक्ति में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम एक बार समझ लेते हैं बेटा यहाँ से, है ना, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, पर्यावरण रक्षणाय हरित वृक्षाणाम महती आवश्यकता वर्तते, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अब देखो जी, करना क्या है, हमें पर्यावरण रक्षणाय जो लिखा हुआ है उसको हम काट देंगे पर्यावरण रक्षणाय। ठीक है, महती महती, आवश्यकता आवश्यकता, वर्तते वर्तते। अब क्या बच गया बेटा, केशाम, और यहाँ लिखा हुआ है हरित तरुणाम, हरित वृक्षाणाम, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरित वृक्षाणाम। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे छांट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब जो आपका दूसरा प्रश्न है बेटा जी, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, दूसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत केवल प्रश्न एकम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और केवल एक प्रश्न करना है, क्योंकि 2 अंकों का ये प्रश्न रहने वाला है। आपको दोनों करने हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने कुछ गड़बड़ लिख दिया तो निश्चित रूप से आपके 2 अंकों का आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए दोनों करिए बेटा, दोनों करेंगे तो संभावना है दोनों ठीक हो, है ना, तो कम से कम एक तो ठीक हो ही हो, तो आपके 2 अंकों का नुकसान आपको नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में लिखना है, कयोहो अन्योन्य आश्रय संबंध अस्ति। ठीक है, तो अन्योन्य आश्रय संबंध कहाँ लिखा हुआ है, ये ढूंढिए। देखो लिखा है मानव वृक्षयो अन्योन्य आश्रय संबंध अस्ति, ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है बेटा, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है ना, इसलिए पूरे का पूरा वाक्य इसका उत्तर है। बात समझ में, यहाँ कोई कटिंग नहीं करनी है हमें इस वाले में। जहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है वहाँ कोई कटिंग नहीं करनी है, पूरे का पूरा वाक्य यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यही आपका उत्तर है, पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है, इसमें कोई कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कस्याः रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीय। ठीक है, तो पढ़िए, रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीय, कहाँ लिखा हुआ है बेटा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, मानव सभ्यतायाः रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीय। पूरा उत्तर आपको लिखना है, पूरे का पूरा। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है इसमें, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है जी, तो ये इसका उत्तर हो गया दूसरे का, इस वाले प्रश्न का ये उत्तर है। ठीक है जी, पूरे का पूरा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, छोड़ना नहीं इसको, ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा लिखना। ठीक है जी, चलिए अग्रिम देख लेते हैं बेटा जी। अब देखो तीसरा कह रहा है, यथा निर्देशम उत्तरत केवल प्रश्न द्वयम्। जैसा निर्देश दिया गया है नीचे उसके अनुसार प्रश्नों का उत्तर लिखना है, और केवल 2, लेकिन हम करेंगे 3। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। ऐसा स्थिति ही चिंतनीय अस्ति। ठीक है, इसमें विशेषण क्या है, विशेषण कौन होता है जी, जो विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ देखो विशेष कौन बता रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्थिति ही, ऐसा स्थिति ही चिंतनीय अस्ति, तो ये जो स्थिति है वो क्या है, चिंतनीय है। ठीक है, तो विशेषण क्या हो गया इसका, चिंतनीय, क्योंकि स्थिति कैसी है, चिंतनीय है, इसलिए इसका विशेषण हो गया। अति न्यूना, इसका जो है पर्याय पद, पर्याय का मतलब होता है जो आपका समानार्थी शब्द होता है, जिसको आप सिनोम्स बोलते हैं आंग्ल भाषा में। तो अति न्यूना का मतलब क्या होता है, बहुत कम। तो बहुत कम किसको होंगे, अतिव, अस्माकम या अत्यल्पा। अत्यल्पा आया भी है इसमें, अत्यल्पा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा क्या है बेटा, तरवह अस्माकम जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद तो आपको पता ही होगा क्या है, कुर्वन्ति। ठीक है, कुर्वन्ति कहाँ है, यहाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। और ये प्रश्न जो चौथा प्रश्न है ना बेटा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास ही नहीं करते, और इस कारण से हम जो है 1 अंक का नुकसान उठाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। होना क्या है इसमें, आपको टाइटल देना है। जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हो ना, जैसे 2 बिल्लियों की कहानी, शेर चूहे की कहानी, इस प्रकार की जो कहानियाँ पढ़ते हो वो क्या है, उसका टाइटल है। तो ऐसे ही आपको इसका भी टाइटल देना है। ठीक है, तो टाइटल क्या होगा बेटा, पढ़ो, इसमें देखो क्या आया है बार बार, देखो इसमें क्या आया है बार बार, देखो आप खुद ही देख लो, वृक्षाणाम, है ना, तो वृक्षाणाम, ये जो है आपका, मैं थोड़ा सा आपको जो है इसमें कलर चेंज करके बताऊंगा कि आपके जो है कौन कौन से इसमें शीर्षक हो सकते हैं। देखो, है ना, तो यहाँ देखो ये सबसे सुंदर शीर्षक तो ये रहा, वृक्षो रक्षति रक्षिता, ये बहुत ही सुंदर शीर्षक है। ठीक है जी, चलिए फिर भी अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं, तो यहाँ लिख दीजिए बेटा, वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीया, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वो देखो कह रहा है हरित वृक्षाणाम महती आवश्यकता वर्तते, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। बात समझ में आई।
दूसरा यहाँ लिख सकते हो मानव वृक्षयो अन्योन्य आश्रय संबंध, ये लिख सकते हो। पर्यावरण रक्षणाय आप लिख सकते हो इसमें, है ना। अस्माकं जीवनम सुखमयम, ऐसा आप लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इस जो गद्यांश को आपने पढ़ा है उसका टाइटल क्या हो सकता है वो आपको जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि एक अंक का प्रश्न है, उसे छोड़ना नहीं होता बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे खंड ख की, जो 12 अंकों का रहने वाला है। करना क्या है बेटा, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिख। चित्र देख करके मंजूषा से शब्दों को लेकर के आपको 4 वाक्य लिखने हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये 8 अंकों का प्रश्न है बेटा। एक वाक्य लिखेंगे और कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक। इसलिए आप 4 की बजाय 5 लिखे, 6 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करना है, आपको चित्र देखना है। अब चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है वो देखो बेटा, सबसे पहले, है ना। इसको बड़े ध्यान से सुनना, 8 अंकों का प्रश्न है ये। अब क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो क्या है, देखो ये आपको क्लासरूम का चित्र है। किसका है जी, क्लासरूम का। अब इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है खुद देखो आप। देखो यहाँ क्या लिखा, यहाँ पर क्या है जी, ये देखो घड़ी लगी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, घड़ी, ठीक है। घड़ी है इसमें, बढ़िया है जी। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, क्या रखा है, बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है, ठीक है जी। ये यहाँ पे घड़ी है, यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, है ना। इसको बोलेंगे अलमारी, ठीक है। ये है हमारा दरवाज़ा, ये है जी आपकी मेज़, ये है आपकी कुर्सी, ठीक है। ये है आपका बैग, ये है आपकी पुस्तक, ये है आपकी लेखनी जिसको हम कहते हैं, है ना। ये है आपका सूचना पट्ट जहाँ बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, ये है आपकी खिड़की, है ना। ये आपका जो है ब्लैक बोर्ड है। बात समझ में आ गई बेटा जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ देख ली। अब देखो जो हमने देखा है क्या वही शब्द यहाँ पे हैं। देखो हरित पट्टा, श्याम पट्ट, यदि वो काले रंग का है तो उसको श्याम पट्ट बोलेंगे, यदि वो हरे रंग का है तो उसको हरित पट्ट बोलेंगे। तो चलिए मिल गया एक। आसंदिका क्या है, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, मिल गई जी, है ना। द्वारम हमने देखा था दरवाजा है तो दरवाजे को बोलते हैं द्वारम। घटिका हमने देखी थी घड़ी, देखो इसको बोलते हैं घड़ी। बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं तो देखो लिखा है पुस्तकानी, है ना। लता देखो ये बेल है, ये जो है बेल, है ना, इसको बोलते हैं लता, है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे बैग रखा हुआ है, बैगों को वैसे तो बोलते हैं स्यूतः, लेकिन यहाँ स्यूतकम लिखा हुआ है। तो अब देखो अब वाक्य कितने लिखने हैं, 4, ठीक है। अब देखो यदि कोई भी वस्तु जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है तो हमने यहाँ उसको मिलान कर लिया। अब करना क्या बेटा, हमें 4 वाक्य लिखने। कितने वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य। चलो लिखते हैं, हमें 4 वाक्य लिखने हैं, चलो लिखते हैं हम, ठीक है। कैसे लिखेंगे, शुरू करते हैं बेटा जी। चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखो आपको यदि ज़्यादा वाक्य बनाने तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हमने ऐसा लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इस मंजूषा में से शब्द उठाएंगे। पहला उठाया हरित पट्टा, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं हम हरित, ठीक है, हरित पट्टा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया जी हरित पट्टा, ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया हरित पट्टा, ठीक है। अब हरित पट्टा जो है आपका एक है कि बहुत सारे हैं, ये बताओ आप। ब्लैक बोर्ड आपका जो है वो एक है कि बहुत सारे हैं, और एक है तो उसको हम क्या लिखेंगे, अस्ति। एक है तो हम लिखेंगे अस्ति, ठीक है। चलिए जी ये हो गया आपका एक वाक्य। अब देखो हमने किया कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको याद किया, अस्मिन चित्रे अस्मिन चित्रे अस्मिन चित्रे अस्मिन चित्रे। अस्मिन का मतलब होता है इसमें, चित्र में। इस चित्र में हरित पट्टा अस्ति, हरा जो है वो श्याम पट्ट है ना, हरा पट्ट है, ठीक है। चलिए जी दूसरा लिखते हैं, क्या है जी इसमें, है ना, घटिका, ये इसमें आसंदिका, हाँ ये लिखा हुआ है आसंदिका, ठीक है। तो आसंदिका लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब आसंदिका कितनी है, एक है कि बहुत सारी है, खुद ही बताइए आप। बहुत सारी है ना, तो क्या आएगा, संति। बस इस बात का ध्यान रखना बेटा, यदि एक है तो आपको अस्ति लिखना है, यदि बहुत सारी हैं तो आपको संति लिखना है, ठीक है। अब देखो और क्या है, द्वारम, तो द्वार कितने हैं जी, द्वारम, चलिए लिख देता हूं मैं, है ना। द्वारम जो है वो लिख देते हैं जी, ठीक है। द्वारम, द्वारम, और क्या है, एक है कि बहुत सारे हैं। यदि एक है तो हम इसको वर्तते भी लिख सकते हैं, जो आपको इसमें दे रखा है। तो चलिए हम वर्तते लिख देते हैं, वर्तते, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा जी, ये भी आप लिख सकते हैं, वर्तते। अब चौथा देखो क्या लिखा हुआ है, घटिका, घड़ी,
है ना। तो घड़ी लिख दो आप, घटिका, ठीक है जी, घटिका। अब घटिका क्या है, एक है कि बहुत सारी हैं, अस्थि एक है, तो घटिका अस्थि। इसी तरह से आप यदि चाहते हैं तो और भी वाक्य लिख सकते हैं। इसने तो केवल 4 के लिए बोला है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, इन चारों में से कुछ एक वाक्य आपका गलत भी हो सकता है, तो आप और भी लिख दीजिए। तो आप लिख दीजिए इसमें, अस्मिन् चित्रे, क्या है इसमें, देखो पुस्तकानि, तो पुस्तकानि लिख देते हैं, पुस्तकानि, ये लो जी पुस्तकानि। एक है कि बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, तो हम लिखेंगे संति, ठीक है जी, ये लो पुस्तकानि संति, है ना। लता अस्ति, स्यूतकम अस्ति, ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है यहाँ वाक्य लिखेंगे और बहुत सरलता से आपको 8 के 8 अंक मिल जाएंगे। तो बेटा जी, यदि जो है चित्र देख करके आप 4 वाक्य नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसके विकल्प में आपको जो है ये वाला लिखना है, मम परिचयः इति विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखत। मम परिचय जो सेल्फ इंट्रो है आपका, जो मेरा स्वयं का परिचय है, उसके लिए आपको जो 4 वाक्य लिखने हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, वो आपके 4 वाक्य हो सकते हैं। मम नाम सुमितः, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं 4 वाक्य, तो मम नाम सुमितः, मम पितुः नाम अशोक कुमार शर्मा अस्ति, मम मातुः नाम संतोष देवी अस्ति, है ना। अहम देहल्यां निवसामि, अहम संस्कृत शिक्षकः अस्मि। ऐसा हम जो है 4-5 वाक्य लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माता का नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। अहम अष्टम कक्षायां पठामि, आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं, अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, है ना। मैं रोज़ मंदिर भी जाता हूँ। हम प्रतिदिनम महाविद्यालयम गच्छामि, देवालयम गच्छामि। ऐसा कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो है 4 वाक्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए बेटा, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न में वो कह रहा है, पदानि मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। पदों को मिलाकर के आपको वाक्य रचना बनानी है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, पदानि मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुता। जो नीचे पद दिए गए ना बेटा, इन सभी पदों को मिला करके आपको जो वाक्य बनाना है, और आपको जो 4 वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है बेटा यहाँ पे कि कर्ता क्या है। देखो यहाँ लिखा है अहम, ठीक है, कर्ता क्या हो गया, अहम। अब अहम जो है उसका मीनिंग क्या होता है ना, ये हम देखेंगे। ते मतलब वे सब होता है, ठीक है। त्वम का मतलब होता है तुम, वयम का मतलब होता है हम सब, ठीक है। गच्छन्ति जाते हैं, खादसी खाते हो, क्रीडामी खेलता हूँ, पठामह पढ़ते हैं। कंदुकेन का मतलब होता है कि बॉल से, पुस्तकम माने पुस्तक, विद्यालयम माने विद्यालय, फलम माने फल, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे कि इनका वाक्य कैसे बनेगा, ठीक है। तो वाक्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें सबसे पहले कर्ता देखना पड़ेगा कि भाई इसका कर्ता कौन है, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं बेटा। देखो अहम जो है, उस अहम का मतलब होता है मैं, तो मैं क्या करूँगा, गच्छन्ति खादसी क्रीडामी या पठामा, तो अहम क्रीडामी, ठीक है, अहम क्रीडामी। अब अहम क्रीडामी तो मैं किससे खेलूंगा, कंदुकेन पुस्तकम विद्यालयम फलम, मैं पुस्तक से खेलूं, विद्यालय से खेलूं, फल से खेलूं या फिर बॉल से खेलूं, तो अहम कंदुकेन क्रीडामी। ये एक वाक्य बन गया, अहम कंदुकेन क्रीडामी, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा क्या बनेगा बेटा, दूसरा जो बनेगा वो देखो ते, है ना। तो ते क्या करेंगे, गच्छन्ति खादसी पठामा, ते गच्छन्ति, ठीक है, ते गच्छन्ति। अब वो कहाँ जाएंगे भाई, पुस्तक में जाएंगे, विद्यालय जाएंगे, फल में जाएंगे, वो विद्यालय जाएंगे, ठीक है। तो ते विद्यालयम गच्छन्ति, एक वाक्य ये बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए तीसरा वाक्य देख लेते हैं। तीसरा वाक्य क्या है बेटा, करता है त्वम, क्या है त्वम, तो त्वम क्या होगा, खादसी या पठामा, त्वम खादसी। अब तुम क्या खाओगे भाई, पुस्तक खाओगे, फल खाओगे, तो तुम फल खाओगे, तो त्वम फलम खादसी, ये तीसरा वाक्य बन गया। अब चलिए जी चौथा वाक्य देख लेते हैं, है ना। चौथा वाक्य जो है वो देख लेते हैं, वयम, ठीक है। ये चौथा वाक्य जो हमारा है इसको हम देख लेते हैं। ये है आपका वयम, ठीक है जी, वयम। अब बच क्या गया, पठामह, तो वयम पठामह, क्या पठामह, पुस्तकम पठामह, वयम पुस्तकम पठामह। तो इस प्रकार से जो है ये आपके चारों वाक्य बन जाएंगे। चलिए जी अग्रिम देखते हैं, है ना। चलिए अग्रिम, अब है आपका खंड ग, जो आपके 18 अंकों का रहने वाला है, और जो है व्याकरण आधारित प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है बेटा। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, अधोलिखित पदानाम संधिम संधि विच्छेदम व कृत्वा लिखत, ठीक है। अधोलिखित पदों को संधि करना है या संधि विच्छेद करना है, केवल प्रश्न 3, लेकिन हम करेंगे चारों के चारों। तो देखो पहला जो है ये है वंश उद्योग, तो वंश उद्योग जो है
उसमें आपको जब संधि पढ़ाई गई होगी बेटा, तो आपके शिक्षक ने बताया होगा कि इस प्रकार का जो शब्द आता है उसमें कौन सी संधि होती है। तो देखो थोड़ा सा आप देख लो इसके विकल्प में, वंश योग लिखा है, तो वंश तो ठीक है, योग ठीक है, तो वंश योग होना चाहिए, वंश उद्योग तो नहीं बनेगा। वंश उद्योग, तो द्योग का कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो वंश उद्योग, ये इसका उत्तर होना चाहिए, वंश उद्योग। क्योंकि यहाँ जो है बेटा जी, यहाँ आप जब देख ही पा रहे होंगे कि जो अकार है ना, वंश का अंतिम वर्ण क्या है, अकार, ठीक है, वंश में अंत में क्या आ रहा है, अकार आ रहा है, ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, उकार है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ, और उसी प्रकार से यहाँ दिखाया गया, ठीक है, आप देख ही पा रहे होंगे, है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये देखो, मैं थोड़ा सा चलो इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, है ना, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये स्थिति जो है वो यहाँ है, वंश धन उद्योग, तो बनता है वंशोद्योग, ठीक है जी। अब देखो दूसरा, तालपत्र ऊपरी, है ना, तालपत्र ऊपरी, ये भी सेम स्थिति है, देखो बराबर, ये तालपत्र में क्या है, अकार, आगे क्या आ रहा है, उकार, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओकार। तो देखो ढूंढो कहाँ है, तालपत्रोपरी, पहला ही है इसका, समझ में आई, ये इसका उत्तर है, जो क है वो क्या है, इसका उत्तर है, जो हमारा क है वो इसका उत्तर है, ठीक है। चलिए जी, अग्रिम देख लेते हैं बेटा जी। अग्रिम क्या है, धन्यामही रुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। अब इसका संधि विच्छेद जो है दे रखा है और संधि पद करना है, तो क्या होगा बेटा, आप खुद ही देख लो, इसमें क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, इसमें अ आ रहा है, ठीक है, और अ के बाद फिर क्या आ रहा है, फिर भी क्या आ रहा है, फिर भी ए ही आ रहा है ना, अ के बाद में अ आ रहा है, तो इस स्थिति में क्या बनेगा, आ बनेगा। अब आ की ध्वनि कहाँ है, आप खुद ही देख लो, पहले वाले में है ना, नहीं है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ख, क्या हो जाएगा, ख इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी, जो ख है वो इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, यहाँ लिखा यदा अहम बाह्यतः आगमिष्यामि तथा त्वं माम आकरिष्यसि, तो यहाँ पे जो है इसने अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन हम कर देते हैं क्योंकि नीचे वाले विकल्पों को देख के ये जो शब्द है ना, इसी का हमें संधि विच्छेद करना है। अब देखो यत धन अहम, यत धन अहम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो आ की मात्रा है, यहाँ तो अ है, नहीं आएगा। यहाँ आएगा यदा हम, तो हम तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या आएगा, यदा धन अहम, ये इसका उत्तर रहने वाला है, जब मैं आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी। ये जो है उसकी गुफा की न बिलशिवाणी न कदापि में श्रुता, उस पाठ से लिया गया है, ठीक है। चलिए बेटा, पांचवा जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है प्रकृति प्रत्ययु संयोज्य विभज्य व लिखत, प्रकृति और प्रत्यय को यदि अलग अलग है तो जोड़ना है, यदि एक ही लिखा हुआ है तो अलग अलग करके लिखना है। केवल प्रश्न 3, लेकिन हम करेंगे सारे। उदाहरण भी दिया हुआ है, गम धन तुमुन गंतुम, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं बेटा जी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जी गत्वा, तो गत्वा में क्या बनेगा बेटा, गम, है ना, क्या बनेगा, गम, गम धन क्या बनेगा, कत्वा, कौन सा है इसमें, कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। तो गंधम कत्वा, ये पहले में जाएगा। चल धन तुमुन में क्या बनेगा बेटा, इसमें बनेगा आपका चली, है ना, इसमें आपका बनेगा चली, मैं लिख देता हूं तुम, चली तुम, ठीक है, चली तुम। अब है पातुम, तो पातुम का क्या बनेगा बेटा, पातुम का बनेगा पा धन तुमुन, ठीक है, इसका बनेगा पा धन तुमुन। और नीचे जो लिखा हुआ है क्रीड धन कत्वा, उसका बनेगा बेटा क्रीडित्वा, ठीक है, ये बनेगा क्रीडित्वा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अग्रिम जो है उसमें देखो मंजूषा से लिखा हुआ है बेटा जी, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, मंजूषा से दिए गए उचित अव्यपदों को लेकर के रिक्त स्थान भरना है, और केवल प्रश्न 3, लेकिन हम करेंगे 4। अब सबसे पहले तो आप मंजूषा में देख लो क्या क्या है। च जो होता है बेटा वो और के अर्थ में आता है, एव मतलब ही, माँ जो होता है वो मना करने के अर्थ में होता है, मत करो, विना के बिना, ठीक है। तो अब देखो सत्यम जयते, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सत्यम एव जयते, ठीक है। तो जो एव है वो आएगा किसमें, इसमें, ठीक है जी,
पहले वाले में एव आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है बेटा, परिश्रमम न लक्ष्य प्राप्ति ही। ठीक है, परिश्रमम न लक्ष्य प्राप्ति ही। अब वो कह रहा है परिश्रमम न लक्ष्य प्राप्ति, परिश्रम लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है, तो परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। परिश्रमम बिना लक्ष्य प्राप्ति नास्ति। ठीक है, परिश्रम करना पड़ेगा। रामः लक्ष्मणः भ्रातरौ आस्ताम, राम और लक्ष्मण दोनों भाई है ना। तो और के अर्थ में हमने क्या बताया था, और के लिए क्या आता है बेटा, और के लिए जो आता है वो आता है च, तो तीसरे में आ जाएगा च। ठीक है, अब क्या बच गया, जीवनम व्यर्थम कुरु, अपना जीवन व्यर्थ करो। व्यर्थ करो नहीं, व्यर्थ नहीं करना है। तो मना करने के अर्थ में कौन सा था, आप खुद ही देख लीजिए, मना करने के अर्थ में कौन सा था भाई, मना करने के अर्थ में जो था वो था माँ, तो चौथे में आ जाएगा माँ। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भैया एव जो आएगा 1 नंबर में आएगा। ठीक है, उसके बाद में विना जो आएगा वो 2 में आएगा, उसके बाद जो च है वो आएगा 3 में, और माँ जो है वो आएगा 4 में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न जो है बेटा उसमें क्या लिखा हुआ है, उचित उपपद विभक्ति युक्तम पदम चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखत। उचित उपपद विभक्ति वाले पद को चुनना है और रिक्त स्थान में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो केवल प्रश्न 3 करने, लेकिन हम चारों के चारों करेंगे। अब करना क्या है बेटा, देखो मूल जो उपपद विभक्ति है ना, वो हमें किस में देखनी है, विद्यालय में देखनी है। ठीक है, और किस तरह देखनी है, जो ऐसा शब्द आया हुआ है, जैसे परितः आया हुआ है, तो आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा कि बेटा जब परितः आता है तो जो है उसकी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो देखो विद्यालयेन तृतीय विभक्ति है, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति है, विद्यालयम द्वितीय विभक्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालयम। और विद्यालय के शब्द रूप चलेंगे बेटा किसकी तरह, बालक की तरह, बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान, तो बालकम ऐसे ही विद्यालयम। ठीक है, अग्रिम देखो यहाँ पे जो क्या है, मित्र शब्द दिया हुआ है बेटा जी, है ना, और सब इसमें पद क्या है, सह, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया होती है। कौन सी होती है, तृतीया। तो मित्रम में तृतीया है, नहीं है, मित्रेण में है, मित्रस्य में नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मित्रेण। ठीक है, अहम मित्रेण सह विद्यालयम गमिष्यामि। ठीक है, चलिए अब है बेटा शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे पद दिया हुआ है देव, और नमः जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी, तो देवा चतुर्थी है, नहीं है तो पंचमी है, देवे नहीं है तो सप्तमी है, देवाय जैसे होता है बालकाय वैसे ही देवाय। ठीक है, अब फिर देखिए ग्राम जो है पद लिखा हुआ है और शब्द लिखा हुआ है, अभितः यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अभितः के योग में क्या होता है, द्वितीय होती है, तो ग्रामम क्या हो जाएगा, ग्रामम, क्योंकि ग्रामेशु में सप्तमी है, ग्रामा में क्या है बेटा, ग्रामा में जो है प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रामम। अब जो है आपको करना है उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान भरना है। यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो यहाँ आएगा वो लिख करके आपको जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन हम लिखेंगे चारों के चारों। ठीक है बेटा जी, चलिए तो पढ़ते हैं। नूनम अस्मिन रिक्त स्थानम सह अस्ति इति तर्कयामि। अवश्य ही अस्मिन, तो देखो अस्मिन का मतलब क्या होता है, इसमें, तो इसमें किसमें, बिलात या बिलस या बिले, अस्मिन बिले। ठीक है, जो विशेषण है जैसा है वैसा ही उसका विशेष पद होगा, तो अस्मिन बिले, इसका उत्तर क्या होगा, अस्मिन बिले। सर्वम कार्यम एकेन एव, एक ही कर्तुम शक्यते, एक से ही कर सकते हैं, तो किससे कर सकते हैं, यंत्रम से, यंत्रेण यंत्राणी, हम यंत्र से कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा यंत्रेण। वृक्षः अवदत् अस्माकं छायायां विरमन्ति, हमारी छाया में लोग विश्राम करते हैं। कौन करते हैं, मानवाः, बहुत सारे मानव जो है वो हमारी छाया में विश्राम करते हैं। ठीक है, वयम स्व देश विषये जातुम इच्छामः, तो देश के विषय में तो क्या हो जाएगा, देशस्य, हम अपने देश के विषय में जानना चाहते हैं। ठीक है बेटा जी, बहुत सुंदर। चलिए इसका ख जो है वो लिखा हुआ है, उचित धातु रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित धातु रूप आपको पढ़ाए भी होंगे आपके शिक्षक ने, है ना बेटा जी, खूब पढ़ाया होगा। और यहाँ तो सारे का सारा जो है आपको 5 लकार पढ़ाए होंगे, लट पढ़ाया होगा, लोट पढ़ाया होगा, विधि, लिंग, है ना, लिट और लंग, ये आपको 5 पढ़ाए होंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे धातु लिखी हुई है और उसका लकार लिखा हुआ है, तो आपको जो है उस धातु के उसी प्रकार के क्रियापदों का निर्माण करते हुए, धातु रूपों का निर्माण करते हुए आपको यहाँ भरना है। ठीक है, वने सर्वे पशुः मिलित्वा
अब वस धातु है, लट लकार है, ठीक है, तो क्या होगा लट लकार में? वसंती। क्या होगा? वसंती, क्योंकि अवसत तो लंग लकार में बनता है और वसत तो लोट लकार में बनता है, हमें तो लट लकार में बनाना है, तो इसका जो उत्तर है बेटा जी वो हो जाएगा यहाँ पे वसंती। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है वस धातु और लट लकार की। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अहम प्रतिदिनम प्रातराशे दुग्धम, और पा धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन लिखा हुआ है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष एक वचन बताओ कौन सा है यहाँ पे? पास्याम एक वचन है? नहीं, ये तो बहुवचन है। पाश्यति ये तो है, लेकिन ये उत्तम पुरुष का नहीं है, ये तो प्रथम पुरुष का है। तो क्या है उत्तम पुरुष का? पिबामी। ठीक है, सत्यम वद धर्मम, अब चर धातु है और लोट लकार है, और सत्यम वद धर्मम, तो चरति क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष का एक वचन, और चरसी क्या हो जाएगा? चरसी जो है वो किस में चला जाता है? ये चला जाएगा लट लकार में। तो ये दोनों के दोनों, चरसी और चरती दोनों किसके हैं? लट लकार के। ये कह रहा है लोट लकार, तो लोट लकार का तो चर ही बनता है। ठीक है जी। अब है त्वम कार्यम, अब क्री धातु मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अकरोह, अकरोत और अकुरुत, तो एक वचन जो है वो तो क्या बनता है? अकरोह, ये बनता है। ठीक है बेटा जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। अग्रिम जो प्रश्न है वो है हमारा खंड घ। क्या है बेटा? खंड घ। इसमें क्या है, आप ही के पाठ्यपुस्तक के सारे जो है पाठों के अंश हैं, और ये 22 अंकों का रहने वाला है। यहाँ जो हमने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था वैसे ही देना है आपको, पूरे का पूरा ये जो गद्यांश है वो पढ़ना है, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा जी। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। परम अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्य आर्यभट्टः। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। तेन उदाहृतं यत् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। हमने ये लाइन छोड़ दी, चलो पढ़ लेते हैं बेटा इसको। गतिशील इति सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः सिद्धांतो अयम्। ये हमने पूरा पढ़ लिया, वो लाइन बीच में छूट गई थी, हमने फिर से पढ़ लिया जी हमने। अब क्या करना है बेटा? अब ये पढ़ने के बाद हमें जो है प्रश्न पढ़ने हैं, एक पद में इनका उत्तर देना है। केवल प्रश्न एक करना है, लेकिन हम दोनों के दोनों करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नों के उत्तर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया है ना। अब क्या करना है जी? अब देखिए, सबसे पहले आप पढ़िए इसमें, सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको ये देखना है कि इस वाले प्रश्न में कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, सूर्यः दिशायाम उदेति। ठीक है, अब देखो जी, ढूंढो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, है ना। देखो, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? सूर्यः दिशायाम उदेति। अब क्या करना है बेटा? जो लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे सूर्यः लिखा है, तो सूर्यः मिल गया, यहाँ भी सूर्य मिल गया, काट दीजिए। दिशायाम मिल गया, दिशायाम मिल गया, काट दीजिए दिशायाम। उदेति, उदेति को काट दीजिए, बच क्या गया बेटा? पूर्व। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया पूर्व, क्योंकि एक ही पद में उत्तर देना है, तो ये हो गया पूर्व। तो करना क्या है बेटा? सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद उसमें कौन कौन से शब्द हैं, उन शब्दों को आप गद्यांश में ढूंढेंगे। गद्यांश में जिस पंक्ति में वो शब्द मिल रहे हैं वहां आप क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। अब क्या करेंगे? प्रश्न में जो शब्द हैं उन शब्दों को छोड़ देंगे। देखो हमने छोड़ दिया, सूर्य लिखा था, सूर्य को छोड़ दिया, दिशायाम लिखा, दिशायाम को छोड़ दिया, उदेति लिखा था, उदेति को छोड़ दिया। अब जो बचा है, जो प्रश्न में नहीं है, वो जो वाक्य में बचा हुआ है वही उसका उत्तर है। तो यहाँ पूर्व बचा हुआ है, इसलिए पूर्व इसका उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा देख लेते हैं। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च कह आसीत। महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा, लिखा होगा यहाँ पे, कहाँ लिखा हो? ये रहा देखो, सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। ये वाक्य है पूरा। अब करना क्या है बेटा? हमें जो है यहाँ जो शब्द है ना, उन शब्दों को यहाँ मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे आप खुद ही देख लो। देखो, महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विच्च, ज्योतिर्विच्च,
आसीत नहीं है, बच क्या गया, ये बच गया, सह आसीत आर्यभट्टः। तो ये और ये हम इसका उत्तर लिख देंगे जो बच गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अग्रिम में देखते हैं क्या है जी। चलिए अग्रिम प्रश्न को देखते हैं। अग्रिम प्रश्न क्या है हमारा, यहां लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है बेटा, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब तक तो हम शब्द पद में उत्तर दे रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे और केवल एक प्रश्न करना है, लेकिन हम दोनों करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। परंपराया प्रचलिता का रूढ़ि आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा। कौन सी रूढ़ि आर्यभट्ट ने प्रत्यादिष्ट की, तो क्या करना है, परंपराया प्रचलिता रूढ़ि आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा। ये हमें ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है बेटा, यहाँ ढूंढना है। इसमें देखो कहीं लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ितेन प्रत्यादिष्टा। ये पूरे का पूरा लिखना है अब आपको, ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा वाक्य लिखना है, क्योंकि इसको आपने लिखा है, देखो यहाँ पे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो पूरे का पूरा जो वाक्य है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लिखना है, ये इसका उत्तर है। इट मीन्स आप ये देख सकते हैं कि प्रश्न में जितने भी शब्द हैं वो आपको कौन सी पंक्ति में मिल रहे हैं, वो पूरी पंक्ति इसका उत्तर है, क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चलिए अग्रिम देखो बेटा, नौकायाम, है ना, नौकायाम उपविष्टः मानवः किम अनुभवति। तो नौकायाम उपविष्टः मानवः अनुभवति, ये ढूंढना है। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति अन्यान पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। पूरा वाक्य लिखना है, भले कितना ही बड़ा हो बेटा, ये ध्यान रखना है इस बात का। अर्थात यहाँ से लेकर के ये पूरा वाक्य जो है यहाँ तक आपको लिखना है, ये इसका उत्तर है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। ठीक है, चलिए जी बढ़िया। अग्रिम देखते हैं बेटा, प्रदत्त विकल्पों के अनुसार उचित उत्तर का चयन करना है। केवल प्रश्न 2, लेकिन हम करेंगे तीनों के तीनों। ठीक है, तो देखो लिखा है सूर्य अचल अस्ति, सूर्य अचल है, तो विशेषण क्या होगा, सूर्य का विशेषण क्या है, अचल, तो इसका उत्तर हो जाएगा अचल, स इसका उत्तर हो जाएगा। स्थिरा इत्यस्य विपरीतार्थकम पदम किम। स्थिर जो है, स्थिर मतलब एक ही जगह रहना, उसका विपरीत का मतलब विलोम शब्द जो उसका अपोजिट है, वो क्या आया है इसमें, आप खुद ही बताओ। स्थिर का क्या था, अचला, क्या आया था, अचला। धरा शब्द के लिए यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची शब्द आया है, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, और यहाँ पे लिखा है पृथ्वी। ठीक है बेटा जी, चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। अभी हमने गद्यांश को पढ़ा था, उत्तर दिया था, अभी हम पद्यांश को पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। तो चलिए बेटा जी पद्यांश को पढ़ लेते हैं, देखो है ना। अब पद्यांश को कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। बहुत ही सुंदर श्लोक है बेटा जी, है ना। अब करना क्या है, एक पद में उत्तर देना, केवल एक, लेकिन हम करेंगे दोनों। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लो जी। पहला प्रश्न क्या है बेटा, पहला जो प्रश्न है वो है हमारा, क्या है बेटा पहला प्रश्न, कीदृशम जलम पिबेत, है ना, कीदृशम जलम पिबेत। अब ढूंढो आप कहाँ लिखा हुआ जलम, ये रहा जलम, तो लिखा हुआ है वस्त्रपूतम जलम पिबेत। अब करना क्या है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या करना है बेटा, जलम लिखा है, जलम लिखा है, पिबेत लिखा है, पिबेत लिखा है, दोनों को हटा दो, क्या बच गया, वस्त्रपूतम। उत्तर हो गया वस्त्रपूतम। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं बच्चा। दूसरा प्रश्न क्या है, दृष्टिपूतम किम न्यसेत। तो ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। तो अब देखो क्या करना है, कटिंग कर देनी है। दृष्टिपूतम लिखा है, यहाँ भी दृष्टिपूतम लिखा है, उसके बाद में न्यसेत लिखा है, न्यसेत लिखा है, क्या बच गया, पादम। पादम मतलब पैर, इसका उत्तर हो गया पादम। ठीक है, चलिए अग्रिम देख लेते हैं बेटा जी। अग्रिम क्या है बच्चों, अग्रिम जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसका जो है उसमें लिखा हुआ है आपको क्या करना क्या है, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है बेटा, है ना। अभी हमने एक पद में दिया था, अभी हम पूर्ण वाक्य में देंगे। एक प्रश्न के लिए बोला, हम दोनों कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कथम समाचरित। तो कथम समाचरित कहाँ आया है बताओ, समाचरित कहाँ आया, समाचरित यहाँ आया बेटा। ठीक है, इसलिए ये पूरा वाक्य जो है इसका उत्तर हो जाएगा सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरित। ये इसका पूरे का पूरा जो है ये पंक्ति इसका उत्तर हो जाएगी। कीदृशम वाचम वदेत, कैसा वाक्य बोलना चाहिए। अब वाचम फिर यहाँ देखो इसी में आ रहा, किस में आ रहा है बेटा, ये इसी में आ रहा है। तो यहाँ भी देखो वाचम ये रहा, वदेत वाचम आ गया।
तो क्या करना है, पूरा लिखना है। सत्यपूताम वदेत वाचम मनः पूतम समातिर, पूरे का पूरा वाक्य। अर्थात ये दोनों है प्रश्न और दोनों का उत्तर, ये दोनों एक ही पंक्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश के अनुसार जो है आपको क्या करना है, केवल प्रश्न 2 करने, लेकिन हम 3 करेंगे। तो देखिए पढ़िए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो क्रियापद तो आप समझ ही पा रहे हैं क्या है, पिबेत। क्रियापद तो अंत में आ रहा है यहाँ पे, है ना, पिबेत मतलब पीना चाहिए। चरणम शब्द के लिए यहाँ पे पर्यायवाची पद क्या है, चरण का मतलब पैर होता है, तो क्या है हमारे पास, पादम, है ना, क्या आया बेटा, पादम आया। ठीक है, चलिए, तो ये इसका उत्तर हो गया, पादम। प्रदत्त विकल्पेभ्य विशेषण पदम चिनुता, जो ये प्रदत्त विकल्प है ना, इसमें से हमें क्या करना है बेटा, हमें विशेषण पद ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं जी। देखो विशेषण पद कौन सा था, वदेत, नहीं ये तो क्रियापद है। सत्यपूताम, पादम पैर, सत्यपूताम ये सत्य पवित्र। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अग्रिम देखते हैं बेटा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में क्या लिखा है, अधोलिखितम संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे संवाद को पढ़ना है और आपको जो है उत्तर देना है। ठीक है, तो ये कौन सा पाठ है बताओ, वंश वृक्षा प्राप्यन्ते, किस कौन सा है, सप्तभगिन्य, हाँ उस पाठ में से आया। ठीक है, तो मालती कहती है महोदये तत्र तु वंश वृक्षा भी प्राप्यन्ते, वहाँ तो वंश वृक्ष भी मिलते हैं। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते, यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंश उद्योगो अयम् अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। आगे पढ़ते हैं। तो अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोऽयं बहु आकर्षकः इति प्रतीयते। सलीम किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। सभी छात्र कहते हैं उच्चैः महोदये आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। ये क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। ठीक है, अब देखो हमें इसको पढ़ने के बाद एक पद में उत्तर देना है। इन प्रश्नों में से एक करना है, लेकिन हम दोनों करेंगे। तो देखो लिखा है भगिनी प्रदेशः कीदृशः प्रतीयते। अब इसको अब थोड़ा ध्यान से देख लो बेटा जी, है ना, थोड़ा ध्यान से देख लो कि भगिनी प्रदेशः कीदृशः प्रतीयते, इसमें कौन कौन से शब्द हैं। भगिनी प्रदेशः कीदृशः प्रतीयते, तो ढूंढो बेटा कहाँ लिखा हुआ है, आप खुद ही ढूंढो कहाँ लिखा है प्रतीयते। देखो ये रहा, भगिनी प्रदेशोऽयं बहु आकर्षकः प्रतीयते। ठीक है जी, अब आप खुद ही देख लीजिए करना क्या है ना। तो लिखो भगिनी प्रदेशः, तो यहाँ भगिनी प्रदेशः प्रतीयते, प्रतीयते, अब बच क्या गया जी, बहुआकर्षकः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं बेटा जी। सप्त भगिनी प्रदेशे, है ना, दूसरा प्रश्न जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सप्त भगिनी प्रदेशे केसाम बाहुल्यम वर्तते, है ना। तो हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं बेटा। सप्त भगिनी प्रदेशे बाहुल्यम वर्तते, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। अब करना क्या है बेटा, आप खुद ही देख लो, है ना। सप्तभगिनी प्रदेशे केशाम बाहुल्यम वर्तते, तो यहाँ लिखा है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। अब देखो सप्तभगिनी प्रदेश तो लिखा नहीं, प्रदेश लिखा हुआ है, तो प्रदेश से प्रदेश को हटा दीजिए, है ना, बाहुल्यम को हटा दीजिए, वर्तते को हटा, क्या बच गया बेटा, अस्मिन् हस्तशिल्पानां, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अग्रिम देख लेते हैं बच्चे। अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, कि कैसे देना है, पूर्ण वाक्य में। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दे देते हैं, है ना। देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, केवल एक प्रश्न करना है, लेकिन हम दोनों के दोनों करेंगे। कह अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, तो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति ये हम ढूंढेंगे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो, तो ये पूरा वाक्य लिखना है। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब यहाँ कोई काटापिटी नहीं करनी है, क्योंकि पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो पूरे का पूरा वाक्य ही इसका उत्तर है। ठीक है बेटा जी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए अग्रिम देख लेते हैं बच्चे। अग्रिम क्या है, अस्माभि सार्धम चलतु इति का वदति। अस्माभि सार्धम वदतु, हमारे साथ चलो, ऐसा कौन कहता है। तो देखो लिखा है यहाँ, स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभि सार्धम चलतु, ये पूरा लिखना है आपको, स्वरा भवत्यपि अस्माभि सार्धम चलतु, ये इसका उत्तर है। ठीक है बेटा जी, चलिए अब वो कह रहा है यथा निर्देशम उत्तर, केवल प्रश्न 2। ठीक है, केवल 2 प्रश्न करने हैं आपको। तो देखो यहाँ पे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, यहाँ पर कर्तृपद क्या है, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, तो कर्ता कौन है यहाँ पे, वयम। ठीक है,
अयम भगिनी प्रदेश बहु आकर्षक, यहाँ पर विशेषण पद क्या है बेटा? तो भगिनी प्रदेश, ये जो 7 बहनें हैं, जो सप्त भगिनी प्रदेश है, ये कैसा है? इसका विशेषण क्या है? बहु आकर्षक। तो बहु आकर्षक इसका क्या है? विशेषण है, जो उसकी विशेषता बता रहा है। अस्माभि सार्धम चलतु, क्रियापदम क्या है इसमें? बताओ, आप खुद ही बताओ। चलतु क्या है? चलतु। ठीक है, चल। तो चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं बेटा। मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित पदस्य अन्वयम पूरयता। नीचे जो पद्य दिया गया है ना, उसके अन्वय को हमें पूरा करना है। सबसे पहले हम इस पद्य को पढ़ते हैं। कौन सा है बेटा? चल चल पुरतो निदेहि चरणम। ये हमारा जो पाठ है आप ही की पुस्तक का है। चलो पहले इसको गा लेते हैं, है ना? पद्य है तो गाना स्वाभाविक है बेटा। शुरू करें, चलिए। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही मधुर गीत है। इसका वीडियो भी मैंने पूरा बनाया हुआ है। चलो उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा, जरूर सुनना उस गीत को, है ना? चलिए अब हम बात करते हैं इसके अन्वय के बारे में। तो अन्वय करते समय बेटा आपको मैं बहुत ही सुंदर एक, ये कहूँ कि ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना है बेटा जी आपको? यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं ना, चल चल पुरतो, है ना, निधेहि, ठीक है? तो यहाँ ये देखना है कि चल चल पुरतः निधेहि, ये कौन सी पंक्ति है और इसमें कौन सा शब्द छूट रहा है। तो आप खुद ही देख लो बेटा जी, कौन सा शब्द छूट रहा है, तो आप खुद ही देख लो। देखो यहाँ पे चल चल पुरतः और निधेहि लिखा है, तो यहाँ पे निधेहि आ गया, चल चल पुरतः आ गया। अब बच क्या गया? जो बच गया उसे देख लो बेटा, चरणम जो है बच गया, तो चरणम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में जो आएगा वो क्या आएगा? चरणम। ठीक है बच्चे, और ये देखो इसमें भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखो बलम चरणम विना, तो यहाँ पे क्या आ गया? चरणम। ठीक है जी, दूसरा देख लो। सदैव पुरतः चरणम निधेहि, निज निकेतनम ननु गिरिशिखेरे यानम एव नगारोहणम, है ना? तो यहाँ लिखा हुआ देखो विनैव यानम नगारोहणम, तो यहाँ पे यान से पहले क्या लिखा हुआ है? विनैव, और यहाँ लिखा है वलम, तो विना इसमें चला जाएगा। ठीक है, बढ़िया। स्वकीयम साधनम भवती, तो स्वकीयम साधनम भवती तो यहाँ आ गया, बच क्या गया? बलम, तो बलम इसमें आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि जो हमारा ये प्रश्न है, इसमें करना क्या है बच्चे? जो चरणम है वो 1 में आएगा, विना जो है वो 2 नंबर पे आएगा, और बलम 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है बेटा जी। आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से 2 श्लोक याद करने हैं, और वो भी कौन से? जो इसमें नहीं आए हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में जो 2 श्लोक नहीं आए हैं ना, लिखा है देखो प्रश्न पत्रात अतिरिच्य, तो बेटा इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी, 4 अंकों का प्रश्न है ये। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, हमें याद नहीं होता, और जो पेपर में श्लोक आए हम उन्हीं को उठा के लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र से अतिरिक्त आपको श्लोक लिखना है, उन श्लोकों को नहीं लिखना है जो प्रश्न पत्र में आ गए। तो यहाँ दिमाग नहीं लगाना है अपना, है ना? कहने का मतलब 1.5 शाना नहीं बनना है, वरना 4 अंकों का नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए हैं ना, उसके अलावा आपको 2 श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक के किसी भी पाठ से 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? आप जुड़े रहिए, अभ्यास करते रहिए। देखो परीक्षा से पहले अभ्यास बहुत जरूरी है। इस प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से देखना, प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, कैसे देना है वो देखना। और दूसरा जो इसमें जो व्याकरण वाले जो आए हैं ना बेटा जी, उसके लिए मैं आपको बता दूं, चलो ये तो जो 22 अंकों का प्रश्न जो हमारा भाग है ये ठीक है, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ना बच्चा, ये धातु वाला, लकार वाला, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, है ना, डिस्क्रिप्शन में, आप उसके अनुसार उसको देखना बेटा। ठीक है, अव्यय पद का भी मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो बना रखा है ना? प्रत्यय का भी हमारे पास है, संधि का तो मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है, आप वो देख लेना। ठीक है, तो सारे मैं लिंक आपको दे दूंगा। आपको बहुत अच्छे से प्रश्न का उत्तर देना है और बहुत उत्तम अंकों के साथ जो है आप परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मिलते रहेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए। सभी को नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सीखते रहें। धन्यवाद।